हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 27 नवंबर 2025 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में 27 नवंबर 2025 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आसान सवाल है। आप जानते हैं कि अगर हमें समय निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए? दूरी और चाल। दूरी को अगर चाल से डिवाइड कर देंगे तो हमें समय मिल जाएगा। तो इस सवाल में दूरी क्या है? यहाँ कह रहा है कि तेज ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करती है। तो आप जानते हैं कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वो कितनी दूरी कवर करती है? अपनी लंबाइयों के योगफल के बराबर। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 160 प्लस 140 यानी कि 300 मीटर का दूरी इन्होंने कवर किया। अब हमें चाहिए चाल। यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है? इनके स्पीड के डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ 100 और 130 का डिफरेंस क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चाल से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको यूनिट देखना। ये देखिए मीटर में दे रखा है, लेकिन चाल जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो यहाँ पर आपको 5/18 से गुना करना होगा ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाए। तो 5 यहाँ रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। अब आप कटा दीजिए। यहाँ पर 150 हो रहा है तो ये कट जाएगा 2 बार में। 2 गुना 18, 36 सेकेंड इसका टाइम आया है। लेकिन ये पूछ रहा है मिनट में टाइम क्या होगा। तो आप इसे आगे 60 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0.6 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य निकालना तो सिंपल सा, इसको जोड़ के जितना डेटा उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई अंक अलग अलग है, तो यहाँ पर आप इकाई अंक को जोड़ लीजिए। 6 8 14, 9 23, 7 30, 3 33, 5 38, 3 41 और 7 48, यानी इकाई अंक हमें 8 मिला है। अब डिवाइड किससे करना है? देखिए कितना है, 3 3 6 3 9, 9 से डिवाइड करना है। इकाई अंक 8 है तो भागफल में क्या आना चाहिए? ऑप्शन में देख लीजिए। यहाँ पर अगर 2 लें तो 9 दूना 18 आ रहा है। इसका मतलब ये 52 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी कहीं पर भी ये 8 नहीं देगा गुना करने के बाद। ठीक है, आगे एक दुकानदार ने एक वस्तु 12.5% लाभ पर 85 रुपया में बेची। यदि उसने उसे 81.7 रुपया में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका जो पहले का सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 85, और बाद का सेलिंग प्राइस 81.7 है, यानी सेलिंग प्राइस पहले से कम है। अगर सेलिंग प्राइस कम हुआ है तो इसका प्रॉफिट भी कम होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सेलिंग प्राइस कितना कम हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 81 3 84, यानी कि 3.8 रुपया यहाँ पर कम हो गया है। अब देखते हैं यहाँ ये परसेंटेज कितना दे रखा है? 12.5। अगर इसका फ्रैक्शन लिखें तो होता है 1/8, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना है? इस पर 1 यूनिट का प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 8 + 1 9 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 85.5 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर 85.5 रुपया में हम इस वस्तु को बेचते हैं तो हमें कितना मिलता है यूनिट में? 9 यूनिट मिलता है। और यहाँ पर कमी कितना हुआ है? 3.8 रुपया का। अगर हम यहाँ से 3.8 रुपया का वैल्यू निकाले तो कितना होगा? 9/85.5 गुना 3.8 करना होगा। अब इसको कटा लीजिए। पॉइंट तो हट ही जाएगा, 19 से ये कट रहा है 2 बार में, ये भी कटेगा। 19 चौके 76, 19 पचे 95, 9 से इसको काटेंगे 5 बार में, तो ये आ गया 2/5, जिसको आप बोल सकते हैं 0.4। ठीक है, अब देखिए ये जो 0.4 आया है ये आपको देखना है। ये जो कॉस्ट प्राइस था कितना था? 8। तो ये 8 का 0.4 कितना परसेंट है? अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 0.4 जो है 8 का आएगा कितना? 5%। क्या पहले का लाभ 12.5 था, 5% यहाँ कम हो गया है।
तो कितना बच गया? 12.5 में आप 5 अगर माइनस करते हैं तो आएगा 7.5%। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का HCF 23 है और उनका योग 161 है। ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दो संख्या है, इनका HCF दे रखा है 23। तो संख्या क्या सब हो जाएगा? पहली संख्या 23x और दूसरी संख्या हो जाएगी 23y, और इन दोनों का योगफल दे रखा है 161। तो इसको 161 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से कट रहा है, ये 23 से काट देंगे एक बार में ये भी, और 23 से ये 7 बार में कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना मिला? हमें 7 मिला। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है युग्मों की संख्या। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 7 को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। पहला पेयर हो जाएगा 1 और 7 का, दूसरा पेयर 2 और 5 का, तीसरा पेयर 3 और 4 का, चौथा पेयर 4 और 3 का होगा। तो यहाँ से रिपीट होने लगा। तो यहाँ पर 3 पेयर आपको मिला है। इन तीनों में वो पेयर खोजना है जो को प्राइम है। तो 1 और 7 को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों के बीच का HCF क्या है? 1 है। 2 5 भी को प्राइम का पेयर है, 3 4 भी को प्राइम का पेयर है, यानी कि यहाँ पर 3 पेयर पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ छोटी कोष्टक सॉल्व करना होगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ गया, 4 में से 3 घटाएंगे 1, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 2 से 4 को, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, उसमें 2 आप माइनस कर दीजिए। तो 4 में जब 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2। आगे 4 है तो 4 में फिर से 2 माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो पहला ब्रैकेट था उसका वैल्यू 2 आ गया। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसमें छोटी कोष्टक यहाँ है, 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 9 बार में जाएगा। अब 9 गुना 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 54। 4 यहाँ पर है तो 54 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 58। तो 2 में ये 58 जो अभी निकला है, इसको जोड़ देंगे तो 60 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे इसको सरलीकृत करना है। तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों नंबर एक ही है और ये दोनों नंबर भी सेम है। तो यहाँ पर अगर इस नंबर को हम a माने और इस नंबर को b माने तो ऊपर क्या मिलेगा? हमें ऊपर मिलेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और नीचे देखिए ये 10,808 है, ये क्या है? ये जो है इन दोनों नंबर का डिफरेंस है, यानी 32,672 में 21,864 माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यानी कह सकते हैं हम कि नीचे जो है a माइनस बी का मान दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी ऊपर नीचे कट ही जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? a प्लस बी। तो मान रख दीजिए a का कितना है? 32,672 और b है हमारा 21,864। दोनों को जोड़िए, इकाई अंक 6 आ रहा है, सभी में है। आगे जोड़ लेते हैं, 7 6 13 बचा 1, 6 1 7 8 15, 536 लास्ट में आना चाहिए। यहाँ पर दे रखा ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। आगे यदि 10a बराबर 1 है तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 10 में 1 किसका वैल्यू होता है? तो आप कहेंगे 10 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ a बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो यहाँ पर रख दीजिए। तो हमें निकालना होगा साइन a, यानी कि साइन 45 का। तो साइन 45 होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 भी होता है 1/√2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2/√2 आएगा, डिवाइड करेंगे तो √2 हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे अमित और दीक्षा ने मिलकर 15,700 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 6,000 रुपया के कुल लाभ में से अमित का हिस्सा 2,100 रुपया था। अमित का निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अमित और दीक्षा का अगर हम प्रॉफिट का रेशियो निकाल लें तो उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी वही होगा, क्योंकि टाइम दोनों के लिए इक्वल है 1 वर्ष का। तो देखिए टोटल प्रॉफिट है 6,000 का और अमित का हिस्सा है 2,100। तो आप कटा के यहाँ पर छोटा कर लीजिए, तो 2 जीरो कटेगा ही, और 3 से कट रहा है 7 बार में, 3 से कट रहा है ये 20 बार में। यानी हम कह सकते हैं कि अगर टोटल प्रॉफिट 20 है तो उसमें अमित का हिस्सा कितना है? 7 है। तो बचा कौन? दीक्षा। तो दीक्षा का हिस्सा कितना होगा? 20 में 7 इधर आ गया तो बचा 13। तो 7:13 आया है प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का भी यही रेशियो होगा।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ने मिलकर 15,700 का निवेश किया। तो इन दोनों को अगर रेशियो में जोड़ेंगे तो 13/7 20 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 15,700। इसका निकालना हमें अमित का निवेश। अमित देखिए 7 यूनिट का है, तो 7 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो जीरो तो यहाँ से काट ही देंगे, और 2 से अगर इसको कटाएं तो 2 7 14, 2 8 16, 2 5 10 यानी 850 से आया। 7 का निकालना तो 7 5 35 यानी 5 आएगा इकाई अंक। ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आप 7 का मल्टीपल देख सकते हैं, ठीक है, गुना ही कर लेते हैं। 7 8 56, 3 59, 95 लास्ट में आ रहा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये इसका आंसर होगा। आगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है। यदि उसका व्यय 400 रुपया है तो उसकी आय याद कीजिए, ठीक है। तो देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की आय 100%, उसमें ये करता है 60% बचत, तो ये खर्च कितना करता होगा, 40%। अब देखिए यहाँ पर 40% का वैल्यू ये 400 रुपया व्यय के बराबर हो जाएगा। हमें चाहिए आय, तो 40 का 400 तो 100% का कितना, 1000, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे, यदि 3,650 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु 730 रुपया में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों में अगर हम जीरो हटा दें तो आप देखेंगे ये बन गया 73 और ये बन गया 365। तो इस डेटा से आप परिचित होंगे, साधारण ब्याज में इसका ज़्यादातर उपयोग होता है, ठीक है। तो ये 73 से एक बार में, 73 से ये 5 बार में कट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 5 का सामान ये 1 में बेच रहा है, तो कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 4 का। किसके ऊपर, 5 के ऊपर। तो 4/5 हो जाएगा 80%। तो ये डिस्काउंट आ गया 80%, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे, 374 से 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, देखिए 374 से शुरू करना है, ये तो है नहीं अभाज्य क्योंकि यहाँ सम संख्या दे रखा है। इसके बाद आता है 375, उसमें इकाई अंक 5 है, वो भी नहीं होगा। फिर आएगा 76, उसमें इकाई अंक 6 यानी सम संख्या है, तो वो भी नहीं होगा। तो 377 हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसे चेक करना पड़ेगा। इसके बाद 78 नहीं लेंगे क्योंकि इकाई अंक 8 है। फिर लेंगे 379। इसके बाद 80 नहीं लेंगे, 381 लेंगे। फिर 82 नहीं लेंगे, ठीक है, तो 383 लेंगे। 84 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है। तो 4 नंबर है, इन चारों में से आपको अभाज्य खोजकर निकालना है। पहले आप देख लीजिए क्या ये 3 का मल्टीपल है कोई, 14 3 17, 19 11 12, ये 3 का मल्टीपल हो गया, इसको आप हटा दीजिए। अब 3 नंबर रह गया। तो ये आप देख रहे हैं कि तीनों जो है 400 से छोटी है, यानी कि हमें 20 तक जो है जितनी अभाज्य संख्या है उससे इसको चेक करना होगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और ये सब जो है 400 से छोटी है। तो 20 तक जितनी अभाज्य संख्या है उससे इसको चेक करेंगे। 3 हो गया। 7 से आप देख लीजिए, ये 7 बचे 35, ये नहीं है 7 से, ये भी नहीं है, ये है क्या, ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 11 से देख लीजिए, 7 3 10 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 13 से, 13 दूना 26, 11 बचा 117, 13 9 117, तो ये अभाज्य संख्या नहीं रहा। अब 2 है। 13 के बाद हम लोग चेक करेंगे 17 से, ठीक है। 17 दूना 34, 3 39 हुआ, ये भी नहीं कटा। 17 दूना 34, ये भी नहीं कट रहा है। 19 1 19, 18 189 नहीं कटा। 19 दूना 38, ये भी नहीं कटा। इसका मतलब ये दोनों आपका प्राइम नंबर है। तो 2 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमशः 2021 में 5%, 2022 में 6% और 2023 में 10% बढ़ता है। यदि प्रारंभिक मूल्य 5,50,000 था तो 2023 के अंत में इसका मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इस सवाल को अगर आप लॉजिकली सोचिएगा तो आराम से आंसर लगा दीजिएगा। आप देख रहे हैं इसका जो प्रारंभिक मूल्य है क्या है, 5,50,000, यानी इसमें आप देखेंगे तो ये 11 का मल्टीपल है, ठीक है। और परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में लिखिएगा इन तीनों परसेंटेज को, तो कहीं पर भी नीचे फ्रैक्शन में 11 नहीं आएगा। अगर नहीं आया 11 तो यहाँ पर से 11 नहीं कटेगा, इसका मतलब 11 रह जाएगा। तो 11 का मल्टीपल आपका आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन चेक करके, 8 7 15, 6 5 11 नहीं है। यहाँ पर 9 7 16 11 नहीं है 11 का मल्टीपल। यहाँ पर 5 3 8 7 15, 6 5 11 6 11 6 17, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 बचा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे,
अगर आपको निकालना है तो आप इसमें क्या करिए, 5% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/20 होता है, तो वैल्यू हो जाएगा 21/20। उसके बाद 6% ये हो जाएगा 53/50, और 10% आप जानते हैं 11/10 होगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। आगे, एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। उनकी वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है। 15 वर्ष बाद बहन की आयु कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए जब भी डिफरेंस और योगफल दिया रहे तो आपको क्या करना है, इनमें से जो डिफरेंस है 6 वर्ष का वो माइनस कर लीजिए। अगर आप माइनस करते हैं तो बचेगा 32 साल। इसको बराबर भाग में बांटेंगे, 16 साल 16 साल। तो छोटा कौन है? एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, यानी कि सिस्टर हो जाएगी 16 साल की, और उसका जो ब्रदर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आप जो ये 6 माइनस किए हैं वो ला के इसमें जोड़ देंगे, तो 16 6 22 साल का हो जाएगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? 15 वर्ष बाद बहन की आयु। बहन अभी आप देख सकते हैं 16 साल की है। अगर 15 वर्ष बाद हमें जाना है तो 15 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 31 साल हमें आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगर भाई का पूछता वर्तमान आयु 22 साल। ठीक है, आगे, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,670 अंकित करता है। 28% छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, और साथ में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। तो आप जानते हैं कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगर लॉस रहता है तो यहाँ पर भी माइनस लॉस परसेंट होता है। अब यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए। क्रय मूल्य हमें निकालना है। अंकित मूल्य ये दे रखा है कितना? 5,670 बराबर 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट है 28 का, तो 100 में 28 माइनस करेंगे तो 72% आएगा, और नीचे 100 प्लस 26 करेंगे तो 126 आएगा। ये कट रहा 18 चौके 72, 18 सत्ते 126। तो क्या होगा आंसर? आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जीरो तो आएगा ही, तो जीरो के साथ एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको निकालना तो देख लीजिए आप 7 से ये कितना गुना हो रहा है, तो 7 अट्ठे 56, ये 810 गुना है, तो 4 का भी आप 810 गुना करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3240। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आगे, संख्याओं ये है, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जब डेटा दिया रहता है तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। लेकिन पहले आपको क्या करना है, गिन लेना है इसमें टोटल कितने प्रेक्षण हैं। तो 3 3 6 3 9 2 11 प्रेक्षण है। अगर 11 प्रेक्षण है इसका मतलब n जो है वो क्या है? विषम है। विषम अगर रहता है तो इस कंडीशन में जो माध्यिका है वो क्या होता है? इसको आरोही क्रम में लिखने के बाद बीच वाला जो प्रेक्षण होता है वही इसका माध्यिका होता है। तो बीच में कौन सा आएगा? टोटल आप देख रहे हैं 11 पद है, तो बीच में आएगा छठा पद। तो आपको शुरू से छठा पद तक लिखना है। तो 2 यहाँ पर 2 बार है, लिखेंगे 2 2। उसके बाद यहाँ 3 है 1 बार, उसके बाद 4 यहाँ पर है 1 बार, उसके बाद 5 है 2 बार। ठीक है, तो 3 3 6 छठा पद में देखिए आप क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 5 इसका जो है माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। आगे, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी 16 घंटे में भरने के लिए पाइप ए को कितने घंटे बाद बंद करना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले आपको ए और बी का एफिशिएंसी निकालना होगा। लिखते हैं, ए भरते हैं इसको 18 घंटे में, बी भरते हैं 24 घंटे में। तो टंकी का कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम 72 हो जाएगा। 18 से 4 बार में जाएगा, 24 से 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टैंक को 16 घंटे में भरना है और ए को कितना घंटे बाद बंद कर देना है, यानी ये जो बी है इसको पूरे समय के लिए चलाना है जब तक टैंक ना भरे। ठीक है, तो आप देखिए 16 घंटे में भरना है, इसका मतलब बी के द्वारा 16 घंटे काम किया जाएगा। तो बी कितना काम करेगा? बी का एफिशिएंसी 3 है, और 16 घंटे में ये कर देगा 48 यूनिट काम। टंकी टोटल है 72 यूनिट का, तो इसका घटा दीजिए तो बचा कितना? 24 यूनिट। तो ये 24 यूनिट कौन भरेगा? ए भरेगा। तो ए की एफिशिएंसी से अगर डिवाइड करेंगे तो ए का टाइम निकल जाएगा। ए का एफिशिएंसी 4 है, तो 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 6 घंटे, यानी ए को केवल 6 घंटे ही चलाना है, उसके बाद बंद कर देना है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, 2 ट्रकों की चाल का अनुपात 7:4 है। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया
समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। धीमी चाल वाले ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दो तरह की ट्रक है, एक है फास्ट चाल वाले, एक है स्लो चाल वाले। इनका जो चाल का रेशियो है वो क्या है, 7:4 है, 7:4 है। ये जो है स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:7 हो जाएगा। तो देखिए अगर ये तेज ट्रक 4 यूनिट लेता है तो स्लो ट्रक कितना लेता है, 7 यूनिट, यानी 3 यूनिट ये अधिक ले रहा है। लेकिन ये सवाल में जो है 7 घंटे का डिफरेंस है स्लो और फास्ट में, तो ये 3 यूनिट का वैल्यू 7 घंटे के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है धीमी चाल वाले ट्रक की चाल। तो यहाँ पर धीमी चाल वाले ट्रक का समय निकालना होगा जो कि है 7 यूनिट का। तो 3 का 7 है तो 7 यूनिट का कितना हो जाएगा, निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इससे डिवाइड करना होगा, 7 से गुना, यानी कुल मिला के 49/3 घंटा हो जाएगा। अब देखिए दूरी है 196 किलोमीटर और टाइम आया है 49/3, तो इसको 49/3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 49 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो 49 से ये 4 बार में कटेगा, तो 4 तिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये स्लो वाले ट्रक की चाल हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, एक वर्गाकार खेत पर 15 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 18,000 रुपया है। उसी खेत पर 11 रुपया प्रति 100 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको निकालना होगा कि ये वर्गाकार खेत का परिमाप क्या है जिसमें हम बाड़ लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 15 मीटर का दर है और टोटल 18,000 रुपया खर्च होता है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो हो जाएगा 18,000, यानी टोटल कॉस्ट, और पर मीटर का जो कॉस्ट है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200 मीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, 11 रुपया प्रति 100 मीटर की दर से इसका खर्च ज्ञात कीजिए। यानी अब ये कह रहा है कि अगर 100 मीटर बाड़ लगाने का लागत 11 रुपया है तो ये 1200 मीटर का निकालिए। तो 100 का 11 तो 1200 का कितना, ये 12 गुना है, तो इधर भी आप 12 गुना कर दीजिए, यानी कि ये आ जाएगा 132 रुपया। ठीक है, तो 132 रुपया इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, ए और बी मिलकर एक काम 6 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उस काम के 2 गुने काम को कितने समय में कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है। ये कह रहा है कि ए और बी ये दोनों 6 दिन में करते हैं और बी अकेले इसको 15 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क आप इन दोनों का एलसीएम मान लीजिए, जो कि हो जाएगा 30। 6 से 5 बार में जाएगा और 15 से 2 बार में जाएगा, यानी ए प्लस बी 5 यूनिट करता है और बी अकेले 2 यूनिट करता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए कितना करेगा, 5 - 2, 3 यूनिट काम करेगा ए। अब ये पूछ रहा है कि ए उस काम के 2 गुने काम को कितना टाइम लेगा। तो टोटल काम 30 है, इसका 2 गुना कितना होगा, 60, और ए का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा 20 दिन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, राजीव और सचिन ने क्रमशः 160 रुपया और 1690 रुपया का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा 720 रुपया है तो कुल लाभ कितना है। तो यहाँ पर निवेश दे रखा है, तो यहाँ से आप क्या करिए, रेशियो ले लीजिए, 0 0 काट दीजिए। तो इन दोनों का यानी राजीव और सचिन का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा 16:169 आएगा। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, और जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट रहता है उसी रेशियो में इसका प्रॉफिट भी बांटा जाएगा, अगर टाइम के बारे में कुछ विशेष ना दिया रहे तो। देख लीजिए टोटल कितना हो रहा है, 16 और 169, ये हो जाएगा 185। ठीक है, तो 185 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, क्योंकि ये कह रहा है कुल प्रॉफिट क्या है। तो 5 का मल्टीपल आंसर होगा, ये है, ये है, ये नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए ये कह रहा है कि राजीव का हिस्सा 720 है, जबकि यहाँ पर राजीव का कितना है, 16। तो 16 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 720। कितना गुना हो रहा है, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 45 गुना। तो इसको भी 45 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तो आएगा ही और साथ में 45 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल, 8 3 11, 9 20 5 25 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये 9 का मल्टीपल है। आगे, एक खिलौना एक अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है।
और दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यदि शंकु का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर है तो खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक अर्धगोला है और इस अर्धगोला पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस तरह से मान लीजिए इसके ऊपर शंकु है और पूछा जा रहा है कि ये जो खिलौना बना है इस खिलौने की हाइट कितनी है। और साथ में दे क्या रखा है, दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी ये जो रेडियस है ये दोनों के लिए कॉमन है। रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। देखिए अर्धगोला को अगर देखें, ये रेडियस अगर 7 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा, 7 होगा। अगर हमें खिलौना की हाइट निकालनी है, अगर शंकु का ऊंचाई हम निकाल लें तो खिलौना का हाइट निकल जाएगा, यानी हमें h+7 निकालना है। और ये कह रहा है कि दोनों का जो आयतन है वो इक्वल है, तो आप भी दोनों का आयतन इक्वल कर दीजिए। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आर 7 है तो 7 का क्यूब लिखेंगे, बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई टू आर स्क्वायर, यानी आर 7 है तो 7 का स्क्वायर होगा इंटू एच। अब यहाँ पर आप कटा के एच का वैल्यू निकाल लीजिए। पाई तो कटेगा ही, उसके बाद 3 यहाँ पर काट दीजिए। 7 स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है तो ये कट जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना आ गया, 7 दूना 14। तो एच आ गया 14। अगर आप यहाँ पर देंगे तो 14 7 21 सेंटीमीटर खिलौने की कुल ऊंचाई आएगी। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और वर्ग के अंतः त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो समबाहु त्रिभुज है और ये जो वर्ग है, इन दोनों की भुजा को हम लोग मान लेंगे ए है। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी परित्रिज्या कह रहा है निकालने की, यानी कि सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस जो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का, वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है a/√3। तो यही हो जाएगा क्योंकि ए का कोई वैल्यू नहीं दे रखा है। और यहाँ पर अगर वर्ग की बात करें तो इसका अंतः त्रिज्या यानी कि इन रेडियस हमें निकालना है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये वर्ग है, इसके अंदर एक वृत्त है, तो इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो हमें निकालना है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो वर्ग की भुजा है वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है, यानी कि त्रिज्या अगर हमें निकालना है तो ए का हाफ करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आया है वर्ग के अंतः त्रिज्या का। इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है, तो रेशियो आप निकाल लीजिए, a/√3 और a/2। तो यह आ जाएगा 2:√3। ठीक है, तो 2:√3 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये इसका आंसर होगा। आगे, एक बैग में 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 10 है और उनका कुल मूल्य 16 रुपया है। 2 रुपया के सिक्कों और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या में कितना अंतर है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को बनाने का जो बेसिक तरीका है वो है इक्वेशन से बना के सॉल्व करने का, लेकिन हम लोग इक्वेशन नहीं बनाएंगे, लिखेंगे सिक्का का वैल्यू क्या है 1 रुपया का और 2 रुपया का, और टोटल सिक्का है 10। तो यहाँ पर आप दोनों सिक्का का वैल्यू इक्वल कर लीजिए, या तो 1 रुपया वाला को 2 रुपया मान लीजिए या फिर 2 रुपया वाले को 1 रुपया मान लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर 2 को 1 करने वाले हैं। अब देखिए दोनों सिक्का 1-1 रुपया का हो गया और टोटल है 10 सिक्का, तो कितना वैल्यू हो गया, 10 गुना 1 10 रुपया। लेकिन सवाल में कह रहा है कि कुल वैल्यू 16 रुपया है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का आ गया, 6 रुपया का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस किस वजह से आया है, यहाँ पर मैंने 2 रुपया को 1 रुपया कहा है, तो जितना आपने कम कहा उससे इसको डिवाइड करिए। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 2 रुपया वाला जो सिक्का है इसकी संख्या 6 है और टोटल 10 है, तो 1 रुपया वाला सिक्का कितना बचा, 4 बचा। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा, तो 6 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4000 का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको डे काउंट करना होगा। देख लीजिए 2024 का वर्ष है तो ये एक लीप वर्ष होगा, तो फरवरी 29 दिन का, तो यहाँ कितना हो गया 19 10 29, यानी कि 10 दिन यहाँ पर हो गया। उसके बाद आएगा मार्च 31 दिन का और अप्रैल में यहाँ 20 दिन, तो कुल मिला के ये हो गया 61 दिन। ठीक है, तो ये 61 दिन 366 का कितना भाग है, तो आप कहेंगे 6 बार में कट, यानी कि 1/6 ईयर हमें मिला है।
अब यहाँ पर देखिए कि वार्षिक रेट 6 है, तो 1/6 में कितना परसेंट हमें मिलेगा? 1%। और मूलधन है 4,000, तो 4,000 का 1% ब्याज मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 40 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आसान सवाल। आगे, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 10% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 34% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? सेम सवाल पिछले शिफ्ट में भी था। आपको यहाँ पर निकालने के लिए क्या करना होगा? ये जो टेलीविज़न है और वॉशिंग मशीन है, इन दोनों के प्राइस का रेशियो निकालना होगा। ये कह रहा है टीवी से 10% कम है वॉशिंग मशीन का प्राइस। इसका फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/10 होता है, यानी टीवी अगर 10 रुपया का है तो वॉशिंग मशीन कितना होगा? 10 से 1 कम, यानी कि 9 का हो जाएगा। लेकिन आपको लास्ट में देखना है कि हमें रेशियो किसका निकालना है, यानी कि हमें ओवरऑल क्या चाहिए। ये कह रहा है कि 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी में कितना परिवर्तन हुआ। तो वॉशिंग मशीन में आप 5 से गुना करेंगे और टीवी में 3 से गुना करेंगे, तो ये 5 से 2 बार में कटेगा और 3 से ये 3 बार में कटेगा। तो फाइनल रेशियो इसका 3 और 2 का आया है। अब लिखेंगे चेंज क्या हुआ है। वॉशिंग मशीन जो है 65% बढ़ गया है, तो यहाँ पर 65% आप प्लस में लिखेंगे, बढ़ा है तो। और 34% कम हुआ है टीवी, तो यहाँ पर माइनस में 34% लिखेंगे। अब आप यहाँ वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। 65 या कितना हो जाएगा? 180 प्लस 15 195%। इधर माइनस में आएगा 34 दूना 68%। डिफरेंस कितना का आया? यहाँ पर 7 और यहाँ पर 12, 127% का डिफरेंस है। लेकिन आपको ये क्वांटिटी से डिवाइड भी करना रहता है, तो 3 2 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 दूना 10, 25 25 5 चौक 20, यानी 25.4% टोटल, यानी ओवरऑल चेंज हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ये इसका आंसर होगा। प्लस में आया है इसलिए यहाँ पर वृद्धि होगा। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।